नमस्कार, मैं कुमार ऋषिराज। आप देख रहे हैं आप 24/7। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 2 रुपए में हो रहे नोएडा के सरकारी अस्पतालों में इलाज, लोगों को मिल रही है राहत। सांसद ग्राम आदर्श योजना को हुए 9 साल, मीनाक्षी लेखी द्वारा गोद लिए गांव पिलांजी का जानते हैं हाल। सीबीएसई और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव, अब नहीं पढ़ना पड़ेगा मुगलों का इतिहास। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर समलैंगिक विवाह को लेकर दायर की गई याचिका। देश के विकास में एनएचएआई का बड़ा योगदान, 2024 तक 9 नए एक्सप्रेसवे बनाने का लक्ष्य। अब खबरें विस्तार से। नोएडा के सेक्टर 30 के सरकारी अस्पताल में वैसे तो सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है, पर बिल्डिंग के मरम्मत के काम की वजह से अस्पताल को सेक्टर 39 में शिफ्ट कर दिया गया है। अब यहाँ सिर्फ डायलिसिस और सीटी स्कैन की सुविधाएं उपलब्ध है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। आज मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 30 के सरकारी अस्पताल में, जहां दावे किए जाते हैं कि यहाँ पे सभी सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराई जाती हैं। यहाँ सीटी स्कैन से लेकर डायलिसिस तक मात्र 2 रुपये का फॉर्म जमा करने के बाद आपको फ्री में कराई जाती हैं। यही अगर प्राइवेट अस्पतालों में हम जाएं तो इसकी कीमत 1500 से 1600 रुपये तक भी लगाई जाती है। उसके बावजूद भी ये गारंटी नहीं होता कि इतनी रकम में ये पूरी हो पाए। आइए जानते हैं यहाँ मौजूद लोगों से, मरीजों से, कि क्या ये सच्चाई है या फिर महज एक दावा। मैं जेवर से आया हूँ। सिटी स्कैन कराने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ पे वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है, सिटी स्कैन की सुविधा भी है, डायलिसिस की सुविधा भी है, पर थोड़ा सा ये है स्टाफ भी कोऑपरेटिव है। लेकिन जैसे कि अभी हम यहाँ आए हैं, सिटी स्कैन हो गया है, तो रिपोर्ट लेने के लिए कल या परसों दोबारा आना पड़ेगा जेवर से। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पे ऐसी सुविधा होगी, चाहे 1 घंटे 2 घंटे बाद उसकी जो रिपोर्ट साथ के साथ दे दी जाए, तो वहाँ से दूर से जो लोग आते हैं उनको ऐसी सुविधा ना हो। मैं यहाँ नोएडा में रहता हूँ। आज मैं ये हॉस्पिटल विज़िट करने आया था गैस्ट्रो की प्रॉब्लम की वजह से, बट मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरीके का यहाँ पे इन्वायरमेंट होगा और फ्री ट्रीटमेंट होगा, और मुझे यहाँ पे कंसल्टिंग के साथ में दवा भी फ्री मिली। तो जनरली इस तरीके का होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सोचते हैं कि किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा। पहले मैं सोचा था कैलाश जाऊँगा, बट अभी यहाँ पे आके सेटिस्फेक्शन मिला, और मैं दूसरों को भी रिकमेंड करूँगा कि हाँ भाई इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं, इलाज के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है यहाँ पे। गोरखपुर का रहने वाला हूँ और ये हॉस्पिटल में दवा कराने के लिए आए थे अपने वाइफ के लिए, और वहाँ पे देखा कि जो बड़े बड़े लोग हैं या जिनका साठ गांठ है उनका इलाज हो जा रहा था सही से, लेकिन मेरी वाइफ से सही से डॉक्टर ने बात भी नहीं किया, और बस थोड़ा बहुत करके और बोल दिया जाओ जाओ जाओ। जो इलाज कराना चाहिए था उस हिसाब से इलाज नहीं हुआ। हर बार की तरह इस बार भी काफ़ी दावे किए गए, हालांकि उनमें से कुछ दावे काफ़ी सही भी निकले, लेकिन कुछ ऐसे दावे भी हैं जिन पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कहा जाए कि जिनकी साठ गांठ अच्छी है, जिनकी जान पहचान अच्छी है, उनका यहाँ तो बेहतरीन इलाज हो जाता है, पर डॉक्टरों का रवैया यहाँ सही नहीं माना जाता। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के जुड़े ये बने रहिए। कैमरा पर्सन वानी श्रीवास्तव के साथ मैं कुमार ऋषिराज, आप 24/7 नोएडा। सांसद आदर्श ग्राम योजना को 11 अक्टूबर 2014 को पूरे 9 साल हो जाएंगे। एक आदर्श भारतीय गांव के बारे में महात्मा गांधी के व्यापक दृष्टिकोण को वास्तविकता में अनुवाद करने के उद्देश्य से वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। उसमें एक गांव दिल्ली का भी था जिसका नाम पलांजी है। आइए जानते हैं कि धरातल पर योजना के अंतर्गत क्या काम हुआ है। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं हमारी संवाददाता जिया कुमाई के साथ। आज बड़ी संख्या में हमारी वीर बेटियां। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से अपने पहले ही भाषण में हर सांसद को गांव गोद लेकर आदर्श बनाने का जिम्मा दिया था। इनमें से एक गांव हमारी राजधानी नई दिल्ली का भी था, पिलांजी, जो कि मौजूद है सरोजनी नगर के पास। लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी ने 2014 में पिलांजी गांव को गोद लिया था, और अब इस बात को 9 साल हो चुके हैं। तो हम पहुंच चुकी है पिलांजी गांव, यहां का सूरत हाल जानने। और मेरे बगल में यहाँ पे जो बोर्ड है, इससे आपको पता चलेगा कि अब तक पिलांजी गांव में क्या क्या काम हो चुका है सांसद ग्राम आदर्श योजना के अंतर्गत। पिलांजी गाँव की संकरी गलियाँ और उनमें बनी कई मंजिला इमारतें ये जाहिर कर देती हैं कि दिल्ली का ये गांव बाकी गांव से जुदा है।
पर आप जब अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं कुछ चीज़ें अभी भी एक आम गांव जैसी हैं। गांव में दाखिल होते ही नज़र पड़ती है यहाँ की सड़कों पर, और सड़कों की हालत बेहतर नज़र आती है। गांव के लोगों से बात करके व्यतीत होता है कि गांव में काफ़ी विकास हुआ है। बदलाव तो बहुत आया है जी, रोड बने हैं और केबल के तार डाले गए हैं, हम लोग को सुविधा दी है मीनाक्षी की बहुत से। आफ्टर अडॉप्शन मतलब काफ़ी चेंजेस आए, देन रोड्स बन गई और पानी की जो लीकेज वगैरह थी वो ठीक थी। इलेक्ट्रिसिटी में भी चेंजेस आए, पहले 2-3 डेज़ के लिए नहीं रहता था, देन अभी ठीक है। काफ़ी बदलाव आया है। मीनाक्षी लेखी ने 9 साल में बहुत काफ़ी काम किया है, इधर काफ़ी विकास हुआ है। रोड भी डले हैं, सीवर भी डले हैं, पानी की लाइनें भी डली हैं, मतलब काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। हम काफ़ी प्रभावित हैं उनके काम से। तो ये था पिलांजी का सूरत हाल। मैं जिया कुमाई, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य सिंगला के साथ AFT 24/7। सीबीएसई और यूपी बोर्ड के सिलेबस को बदल दिया गया है। अब नहीं पढ़ना पड़ेगा मुगलों का इतिहास। सरकार का कहना है कि बच्चों को सिलेबस कवर करने में आसानी होगी और समय से पहले परीक्षा के लिए तैयार रहेंगे। और साथ ही साथ उनका कहना है कि इस बदलाव के कारण भारतीय संस्कृति और वीर योद्धाओं के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं हमारी संवाददाता जया सिंह के साथ। सीबीएसई और यूपी बोर्ड ने अपने सिलेबस में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के मुताबिक उनका कहना है कि बच्चों को सिलेबस कवर करने में आसानी होगी और वह समय से पहले अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। खासकर 10th, 11th और 12th के एसएसटी से मुगल शासकों से जुड़े हुए 3 से 4 चैप्टर हटाए गए हैं और उसके बदले में भारतीय सांस्कृतिक वीर योद्धाओं से जुड़े हुए चैप्टर को जोड़ा गया है। उनका कहना है कि इससे बच्चे अपनी सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़े रहेंगे और उन्हें वीर योद्धाओं के बारे में जानने का और भी मौका मिलेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर 19 के मैरीगोल्ड स्कूल के पास। चलिए जानते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से कि इस पे उनका क्या कहना है। हर एक टाइम पीरियड के बाद सिलेबस को जो अपडेट किया जाए, उसको रैशनलाइज किया जाए और बच्चों के बर्डन के अकॉर्डिंग जितना वो अपग्रेडेड किए जा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को डिवाइड करना ज़रूरी है। मेरा मानना ये कि एनसीईआरटी और सीबीएसई ने जो भी कुछ सिलेबस के बारे में किया है, वो जिस तरह से वो स्किल एजुकेशन को प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, इस देश में लागू करना चाहते हैं, मैं उसके फेवर में हूँ। क्या इस बदलाव से बच्चों को पढ़ाई करने में और अपना सिलेबस पूरा करने में आसानी होगी? हाँ भाई, जैसा देखने में आया सभी सब्जेक्ट्स में 2 से 3 चैप्टर कम हुए हैं मोस्टली में, और इससे हम कह सकते हैं कि बच्चों एक तो बर्डन कम हुआ है और हर बच्चा सारी चीज़ें नहीं सीख सकता, तो जो उनके लिए उनकी स्टेज के अकॉर्डिंग ज़रूरी है वही चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो इस हिसाब से चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो ये ठीक कदम है। सीबीएसई ने खासकर हिस्ट्री से मुगल शासकों से जुड़े हुए चैप्टर्स हटाए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, ये कहा जाता है कि भाई सरकार बायस्ड है, वो पक्षपात कर रही है, लेकिन जो मुगलों के बारे में हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, इसके बजाय हमें जो चीज़ें हमारे देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके बारे में पढ़ाया जाए, जो देश के विकास के मुद्दे हैं उनके बारे में पढ़ाया जाए, और जो चीज़ें देश के लिए जानना ज़रूरी है उनकी स्टडी होना ज़रूरी है, केवल मुगलों के बारे में पढ़ाया जाना ज़रूरी नहीं है। मैं जया सिंह, कैमरा पर्सन क्रिस गुप्ता के साथ AFT 24/7 नोएडा। समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी है। सीजीआई ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर कहा कि हम इस विचार पर फैसला नहीं दे सकते कि युवा अदालत से क्या चाहते हैं। हमें ये विचार करके फैसला देना है कि संविधान की क्या इच्छा है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रिया भारती के साथ। देश में समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज एक बार फिर से सुर्खियों में है। समलैंगिक विवाह को भारत जैसे देश में मान्यता मिलना सही होगा या गलत, इस पर काफ़ी समय से पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रही थी कि वहीं इस विवाद को शांत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर दी थी। 2018 में समलैंगिक संबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और इसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखा था, मगर उस वक्त शादी करने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। अभी तक में समलैंगिक विवाह को 20 से ज़्यादा देशों में मान्यता प्राप्त हुई है। लीगल तो होना चाहिए, जैसे हम देख रहे हैं कि बाकी कंट्रीज़ में भी है कि
मोस्टली ऐसे साउथ कोरिया में ही है कि यहाँ की सेम सेक्स मैरिज हो सकती है। मुझे लगता है कि तो हर कंट्री में होने चाहिए, क्योंकि हर पर्सन का एक अपना राइट होता है, अब उसकी एक अपनी चॉइस होती है कि उसको किसके साथ में रहना है, किसके साथ में नहीं रहना है। तो ये तो कंट्री पे डिपेंड नहीं करते, तो बंदे पे डिपेंड करता है कि उसको किसके साथ में रहना है। मोदी सरकार ने समलैंगिक विवाह को लेकर विरोध जताया है। सरकार ने कहा है कि अगर हम समलैंगिक विवाह को मान्यता दे देंगे तो इसका सीधा असर भारत में बने दूसरे कानूनों पर भी पड़ सकता है, जो कि भारत की अखंडता के खिलाफ है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। मेरा तो ये ओपिनियन है कि ये लीगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा मैं ना जा रहा था बस पे और मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो फिर हमारे साथ एक और वो उन टाइप के आदमी आ गए और फिर वो मेरे साथ मतलब कुछ अजीब सा हरकत करने लगे, फिर उनको और बढ़ापा मिलेगा। इसलिए मेरा थॉट ये है कि वो मतलब ये लीगल नहीं होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए ये। मैं रिया भारती, कैमरा पर्सन रोनित श्रीवास्तव के साथ F24/7 नोएडा। भारत सरकार की एक स्वतः एजेंसी NHAI, जिसे 1988 में स्थापित किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 50,000 से अधिक नेटवर्क के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। NHAI का काम नेशनल हाईवे बनाता है और देश को तरक्की की ओर ले जाता है। ये बात हम सभी को पता है, किसी भी देश के विकास के लिए हाईवेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सड़कें देश की नसों और धमनियों की तरह काम करती है, जो विकास की गति को बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करती है। क्या आपको पता है देश में हाईवेज बनवाता कौन है? NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज हम आपको NHAI के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्या काम करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 1988 में NHAI अधिनियम के तहत किया गया था। यह एक स्वायत्त संगठन है जो देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के संपूर्ण नेटवर्क का प्रबंधन देखता है। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत काम करता है। NHAI मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया के अंडर आती है, जिसके मंत्री नितिन गडकरी हैं। जुलाई 2021 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1,32,499 किलोमीटर है। अब बात आती है NHAI काम क्या करता है। NHAI का काम है देश भर में नेशनल हाईवेज का विकास, रख रखाव और प्रबंध करना। उचित प्रबंधन के लिए नेशनल हाईवेज पर शुल्क यानी टोल जमा करना, नेशनल हाईवेज पर वाहनों को कंट्रोल करना, नेशनल हाईवेज से जुड़े मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देना, NH विकास के लिए योजनाएं बनाना और इम्प्लीमेंट करना। NHAI एम्प्लॉयज़ के लिए ऑफिसेज और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का निर्माण करना भी NHAI के काम में आता है। आइए लोगों के पास चलते हैं और इस विषय पर उनकी राय लेते हैं। ऐसा कहा जाता है देश में हाईवेज का होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्या लगता है? हाँ, देश में हाईवे का होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे हाईवे, जिससे यातायात सुविधा अच्छी हो जाती है और ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से हो जाता है हाईवे होने से हमारे देश में, जो एक मजबूत पक्ष है डेवलपमेंट में हमारे देश के लिए। आपको क्या लगता है कि सरकार डेवलपमेंट के लिए हाईवेज बना रही है या अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए? नहीं, मेन तो मकसद होती है सरकार की डेवलपमेंट के लिए। ये बेसिक है, सरकार की अपनी पॉलिसी होती है। जो डेवलपमेंट करेगी तभी तो सरकार को वोट मिलेंगे, अच्छे काम करेंगे तो इसलिए डेवलपमेंट में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छा, तो आपको लगता है सरकार डेवलपमेंट पे मेन फोकस कर रही है वोट बैंक को छोड़ के? यस, सरकार डेवलपमेंट पे ही फोकस कर रही है, जिससे हमारे देश में डेवलपमेंट होगा तभी तो जो हमारी जनता इनकी ग्रोथ होगी और इनकी ट्रांसपोर्टेशन इजी होगी और जो भी आना जाना इनकी मतलब इजीली हो जाएगा। इनको आना जाना टाइमिंग कम लगेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होते हैं। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं रक्षा कठैत, F24/7 नोएडा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए F24/7।